हेलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार से जलवा राजीव। आज पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री के अगले सेशन के बारे में हम देखेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड, जो जिसे गुप्तोत्तर काल भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट गुप्ता पीरियड, गुप्तोत्तर काल। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण का युग शुरू हुआ था, जिसको गुप्तोत्तर काल कहा जाता है, पोस्ट गुप्ता पीरियड। इस काल में भारत कई क्षेत्रीय शक्तियों में विभाजित हो गया था, जैसे कि उत्तर भारत में वर्धन वंश, जिसको पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, मौखरी वंश, उत्तर गुप्त वंश जिसके संस्थापक कृष्णगुप्त थे, और गौर वंश, इसमें महत्वपूर्ण एक शासक था शशांक। इसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे आगे। वहीं दक्षिण भारत में पल्लव और वातापी के चालुक्य राजवंश, ये सब प्रमुख थे। गुप्त साम्राज्य का पतन के बाद जो नई नई छोटी छोटी डायनेस्टी उभरी थी, जैसे मौखरी कन्नौज में राजनीतिक केंद्र था, पुष्यभूति जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, इसकी राजधानी थानेश्वर थी, और पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने ही इसकी स्थापना करी थी। और उसके बाद गौर वंश आ जाता है, जो ये पश्चिम बंगाल के रीजन में गौर वंश था, कन्नौज उत्तर प्रदेश के रीजन में मौखरी वंश, और थानेसर हरियाणा जिसकी राजधानी थी उसके रीजन में पुष्यभूति वंश, और भी मालवा रीजन में उत्तरवर्ती गुप्त मालवा रीजन में थे, और दक्कन रीजन में चालुक्य, बादामी के चालुक्य, और पल्लव साउथ में था। हुनों के निरंतर आक्रमणों और सामंती व्यवस्था ने गुप्त साम्राज्य को भी खंडित कर दिया, जिसे इन नई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ था। आइए देखते हैं गुप्तोत्तर कालीन प्रमुख राजवंश और संस्थापक। पुष्यभूति वंश, या जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, इसके संस्थापक हुए पुष्यभूति, और इनकी राजधानी थी थानेश्वर कन्नौज। मौखरी वंश के संस्थापक हुए हरिवर्मा, और इनकी राजधानी कन्नौज थी। मैत्रक वंश, और भट्टारक जो थे, इस वंश का शासक जो था 475 से 467 ईस्वी तक चला था। 475 से 467 ईस्वी। वल्लभी आधुनिक गुजरात में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। उत्तर गुप्त के संस्थापक कृष्णगुप्त, और उनकी राजधानी मगध या मालवा। चालुक्य बादामी के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम, और वातापी इसकी राजधानी थी। पल्लव के संस्थापक श्री विष्णु, कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। गौर वंश प्रतापी राजा शशांक था, और बंगाल रीजन में ये मुर्शिदाबाद के क्षेत्र के आसपास इनकी शासन व्यवस्था थी। आगे देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग पुष्यभूति वंश से, जिसे वर्धन वंश कहा जाता है, जिसकी स्थापना पुष्यभूति ने करी थी। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत का सबसे विशाल और शक्तिशाली राजवंश था। इस वंश का ऐतिहासिक गुप्तकालीन केंद्रीय सत्ता से विघटन और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। इनकी स्थापना और प्रारंभिक इतिहास के बारे में देखिए। इस वंश का स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने की थी, जिसके नाम पर इसे पुष्यभूति वंश कहा जाता है। इसकी राजधानी थानेसर वर्तमान हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला है। और पुष्यभूति संभवतः गुप्तों के सामंत थे। हुनों के आक्रमणों से गुप्त साम्राज्य की कमजोर होने पर अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, और पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों से हुनों को हराकर अपनी स्थिति मजबूत की। उसके बाद इसमें सबसे प्रतापी राजा जो थे वो प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता इनको माना जाता है, और प्रथम प्रभावशाली राजा थे ये, जिन्होंने परम भट्टारक इनको कहा जाता है, और महाराजा धीराज की भी इन्होंने सम्मानजनक उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी यशोमती। इनसे दो पुत्र थे इनको, एक थे राजवर्धन और एक थे हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी जिनका नाम राजश्री था।
आगे हम लोग देखते हैं इनके बारे में। पारिवारिक संकट आया और त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। देखिए क्या हुआ था कि मौखरी संबंध, प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ किया था ताकि एक मजबूत राजनीतिक गठबंधन बनाया जा सके। लेकिन हुआ क्या कि प्रभाकर वर्धन की पुत्र मृत्यु के बाद मालवा के शासक एक देवगुप्त था ने गौर बंगाल के शासक शशांक की सहायता से ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। राजश्री के जो हस्बैंड थे ग्रहवर्मा, उनकी हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया। अब बड़े भाई राज्यवर्धन थे, राजश्री के बड़े भाई राज्यवर्धन ने देवगुप्त को युद्ध में मार डाला और इन्होंने बदला लिया एक तरह से। लेकिन शशांक ने फिर धोखे से राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। शशांक कट्टर शैव था और उसने बोधि वृक्ष, गया में जो बोधि वृक्ष है उसको कटवा दिया था। तो यही हुआ था कि राजश्री पुष्पभूति का एक विवाह ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। मालवा के देवगुप्त को आपत्ति हुई तो देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या की और राजश्री को बंदी बनाया। फिर प्रतिशोध के तौर पर राज्यवर्धन ने हमला कर देवगुप्त को मारा और शशांक गौर नरेश जो था देवगुप्त का मित्र था, इसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन का राज्योत्थान हुआ और शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिपत्य और राजश्री को बचाया। इन दो बेटे थे प्रभाकर वर्धन के, तो राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो उसके बाद 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे और शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया और राजश्री को उस चंगुल से छुड़ाया। अब हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट वाइटल रोल इन्हीं का रहा है। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इनका शासन रहा। तो भाई की मृत्यु के बाद मात्र 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। इसने इसी वर्ष हर्ष संवत की भी शुरुआत की। हर्ष ने अपनी बहन राजश्री को सती होने से बचाया और शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और उसने उत्तर भारत के राज्यों जैसे मौखरी, मालवा, मैत्रक, वल्लभी के ध्रुवसेन को अपने प्रभाव में ले लिया। उसे सकल उत्तर पथनाथ मतलब संपूर्ण उत्तर का स्वामी और शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष का दक्षिण में जो युद्ध हुआ था, विस्तार करना चाहा था, उसमें चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर इन्हें रोक लिया था। जहां हर्ष की हार हुई थी, युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, जहां पे हर्षवर्धन की हार हुई। इसके बाद नर्मदा को दोनों साम्राज्यों की सीमा मान लिया गया। नर्मदा की दीवार ये सीमा बना लिया इन्होंने अपना। हर्षवर्धन का विजय अभियान जो था दक्षिण की ओर महत्वाकांक्षा था इनका कि दक्षिण में भी विस्तार करेंगे, लेकिन चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय हो गई। इस युद्ध में प्राचीन भारत की सीमाओं को स्पष्ट रूप से उत्तर हर्ष और दक्षिण चालुक्य में विभाजित कर दिया। विजय के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की। आगे देखिए हुएनसांग ने हर्षवर्धन के बारे में क्या कहा। हुएनसांग जो चीनी यात्री थे, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। 629 में इन्होंने यात्रा स्टार्ट करी थी चीन से और हर्षवर्धन के दरबार में ये 630 ईस्वी के लगभग में पहुँचे थे। चीनी यात्री हुएनसांग, जिसे जुआनजांग के नाम से भी जाना जाता है, ने हर्षवर्धन के शासनकाल, उनके व्यक्तित्व और तत्कालीन भारत के बारे में अत्यंत विस्तृत विवरण अपनी पुस्तक CU की, इम्पोर्टेंट पुस्तक है CU की, जिसको रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज में दिया गया है। हुएनसांग लगभग 630 ईस्वी के आसपास हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और उसने अपना काफ़ी समय हर्ष के दरबार में बिताया था। हुएनसांग के विवरणों के आधार पर हर्षवर्धन के बारे में ये सब बातें देख लीजिए। धार्मिक प्रभाव और बौद्ध धर्म का अपनाना, इसके पीछे क्या क्या कहानी है। हर्षवर्धन के प्रभाव में आने से पहले हर्षवर्धन अपने पूर्वजों की तरह शैव और सूर्य उपासक था। ये अपने पूर्वजों की तरह शैव और सूर्य उपासक था, लेकिन हुएनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। हुएनसांग एक तरह से कह सकते हैं कि हिप्नोटाइज करके मतलब बौद्ध धर्म की इतनी व्याख्या की कि
ये उसके तरफ आकर्षित हो गए और उन्होंने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। हर्ष ने ह्वेनसांग के सम्मान में कन्नौज में एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया था, जिसमें 20 राजाओं और विभिन्न संप्रदायों के विद्वानों ने भाग लिया था। इस कन्नौज सभा में ह्वेनसांग ने महायान बौद्ध धर्म की इतनी प्रशंसा की कि अन्य संप्रदाय के लोग क्रोधित हुए थे। सभा में हिंसक भड़क भी हुई थी, यहाँ तक कि हर्षवर्धन की जान लेने की भी कोशिश की गई। ह्वेनसांग को हर्ष ने संस्कृत में मोक्षदेव हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग को संस्कृत में मोक्षदेव और महायान देव की उपाधि दी थी। सामाजिक आर्थिक विवरण देखिए। ह्वेनसांग ने तत्कालीन शहरों के आर्थिक महत्व का वर्णन किया था। उसने लिखा था कि मथुरा की सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन का काल जो था, मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और बनारस रेशमी सूती वस्त्रों का मुख्य केंद्र था। उसने उल्लेख किया है कि हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था और वहाँ पढ़ रहा था ह्वेनसांग भी। तब शिलभद्र वहाँ के कुलपति हुआ करते थे। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन की सैन्य शक्ति और उनकी सीमाओं का विस्तार किया था, विवरण किया था। उसने पुष्टि की थी कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था, जिससे हर्ष का दक्षिण की ओर विस्तार रुक गया। और ह्वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता है, ह्वेनसांग ने ये नाम दिया था। इसके अलावा ह्वेनसांग को स्वयं यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ह्वेनसांग का विवरण इस बात को स्पष्ट करता है कि हर्षवर्धन न केवल एक महान विजेता थे, बल्कि कला, साहित्य और धर्म के भी महान संरक्षक थे, जिन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और नैतिकता को उच्च स्थान दिया था। हर्षवर्धन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, साहित्य, ये सब देखिए। हर्ष का शासन निरंकुश राजतंत्र था, लेकिन वह प्रजा कल्याण के लिए प्रतिबद्ध था। समाज जो था, इनका साम्राज्य भुक्ति में भुक्ति जिसको प्रांत जिसको बोलते हैं, उसको भुक्ति कहकर संबोधित किया जाता था। और भुक्ति जो था वो विषय में विभक्त था और विषय के नीचे हुआ करता था विषय, जिसको जिला कहा जाता है आधुनिक काल में, और विषय के नीचे पाठक हुआ करता था। पाठक, जिसको हम लोग तहसील बोलते हैं, उसके नीचे सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी और ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाक्षपटलिक कहा जाता था। बड़ी लंबा चौड़ा नाम, ग्रामाक्षपटलिक। तो चलिए फिर से देखते हैं। भुक्ति प्रांत में विभाजित, प्रांत को भुक्ति बोला जाता है। विषय में विभाजित था जिला, और जिला जो था, विषय जो था, वो पाठक में विभाजित था, और सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। प्रमुख अधिकारी के बारे में देखिए। भंडी जो प्रधान सचिव था। सिंहनाद प्रधान सेनापति था। कुंतल अश्व सेना का प्रधान था। और चाट या भाट पुलिसकर्मी इसको कहा जाता था। और एक दंडपाशिक जो थे पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। दंडपाशिक या दांडी किसको कहते थे, ये थे पुलिस विभाग के अधिकारी। और एक था स्कंदगुप्त, गज सेना का प्रमुख था। स्कंदगुप्त था गज सेना का प्रमुख। ये गुप्ता पीरियड वाले नहीं, अलग है। स्कंदगुप्त जो थे ये गज सेना के प्रमुख था। अर्थव्यवस्था, सिंचाई के लिए तुला यंत्र, जल पंप का प्रयोग होता था। मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था, तो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। और अधिकारों को वेतन के स्थान पर भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रचलित थी।
हर्ष स्वयं एक विद्वान था। उसने 3 संस्कृत नाटक, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, तीनों संस्कृत में लिखा था। इन्होंने नाटक लिखा था, इनकी रचना की थी। इसके दरबारी कवि बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। हर्षचरित और कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने किया था। अब मैत्रक, ये क्या बोलते हैं, वर्धन वंश का लगभग कंटेंट हमने देख लिया। इसमें कुछ चीज़ें जोड़ देता हूँ। जैसे बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी, तो पता ही है। और बाणभट्ट के गुरु, एक बाणभट्ट के गुरु थे, उनका नाम लिख देता हूँ। इनके गुरु का नाम था भरचू, ये याद रखिए, भरचू। और एक हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। सचिव या अमात्य, मंत्री परिषद जो थे, इनके मंत्री परिषद, इसके समूह को सचिव या अमात्य कहा जाता था। आगे देखिए मैत्रक राजवंश। मैत्रक राजवंश छोटा छोटा 2-4 डायनेस्टी वो एक बार देख लीजिए। यह राजवंश गुजरात और सौराष्ट्र के क्षेत्र में सक्रिय हुआ करता था। मैत्रक वंश लगभग 475 ईस्वी से 767 ईस्वी तक शासन किया। इसकी राजधानी जो थी बल्लभी, गुजरात में थी। और सबसे इम्पोर्टेंट इनका किस लिए प्रसिद्ध है, तो इन्होंने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो पूर्णतः शैव को समर्पित था। मौखरी राजवंश, मौखरियों का शासन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कन्नौज में था। यह राजवंश 6वीं शताब्दी के अंत और 7वीं शताब्दी के शुरुआत हर्षवर्धन के समकालीन में प्रभावित था। और ईशान वर्मा और ग्रह वर्मा, जो राजश्री के पति थे, इनके प्रमुख शासक थे। मौखरी राजवंश के प्रमुख शासक। गौर राजवंश बंगाल, यह बंगाल क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण राजवंश था। 7वीं शताब्दी की शुरुआत में हर्षवर्धन का समकालीन था। शशांक इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ये कट्टर शैव था। बादामी के चालुक्य बादामी, वाकाटकों के पतन के बाद दक्कन में चालुक्यों का उदय हुआ। इसका शासन लगभग 543 ईस्वी से 755 ईस्वी तक रहा। पुलकेशिन द्वितीय महानतम राजा था, जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। दक्कन के स्वामी बादामी के चालुक्य संस्थापक जयसिंह पुलकेशिन प्रथम, राजधानी बतापी। महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय, 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक इनका शासन रहा। इन्होंने वेंगी पूर्वी चालुक्य में अपने भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को शासक नियुक्त किया था। और ऐहोल अभिलेख के रचयिता दरबारी कवि रवि कीर्ति इनके दरबार में रहते थे। और इसी अभिलेख में हर्षवर्धन पर पुलकेशिन द्वितीय की विजय का ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। रवि कीर्ति इनके दरबारी कवि, ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजय का प्रमाण मिलता है। समकालीन शासक देख लीजिए एक बार। हर्षवर्धन उत्तर में, पुलकेशिन द्वितीय दक्कन में और नरसिंह वर्मन प्रथम दक्षिण में। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी या बादामी थी। नरसिंह वर्मन प्रथम की राजधानी कांचीपुर थी। और हर्षवर्धन ने जो उपाधि ली थी वो उत्तरापद की थी। पुलकेशिन द्वितीय उत्तराधिकारी दक्षिणापद का उपाधि लिया था इन्होंने। और नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे वो वातापी कोंड या मामल्ल की उपाधि धारण की थी। सबसे बड़ी विजय हर्षवर्धन की विजय शशांक गौर को हराया था, इनकी उपलब्धि। पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धि हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के किनारे। और नरसिंह वर्मन की उपलब्धि पुलकेशिन द्वितीय को हराया था।
इसने गौर ने शशांक को हराया, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया, नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया। हर्षवर्धन के टाइम में विदेशी यात्री हुएनसांग राजदरबार में रहा था और पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य का दौरा किया था और कांचीपुरम का भी दौरा किया था इसने। दरबारी कवि जो था बाणभट्ट थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रविकीर्ति थे और नरसिंहवर्मन के दरबारी कवि दंडिन। याद रखने योग्य, रविकीर्ति, दंडिन और बाणभट्ट। चालुक्य, ऐहोल अभिलेख, लाखडान दुर्गा मंदिर और पडकल प्रमुख कीर्ति थी। विरूपाक्ष मंदिर रानी लोक महादेवी द्वारा पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में निर्मित करवाया गया था। पल्लव स्थान महाबलीपुरम कांचीपुर थी। प्रमुख कीर्ति नरसिंहवर्मन द्वारा सप्तरथ मंदिर, 7 रफ्ताज, नरसिंहवर्मन द्वारा स्वर्ण मंदिर का निर्माण और कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। मैत्रक जो थे वो वल्लभी गुजरात में थे और सोमनाथ मंदिर का शैव धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र था, जिसका निर्माण मैत्रक राजाओं के काल में उन्नत हुआ था। और एक हर्षचरित में बात है कि प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग हुआ था। हर्षचरित में हर्षवर्धन के काल में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का उपयोग हुआ था। लोकपाल, ये याद रखेंगे। बाकी लगता है ख़त्म हो गया है। कैसा लगा आपको सेशन? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा सेशन। आगे कौन सा टॉपिक पसंद करेंगे वीडियो बनाना, इसके लिए MCQ भी लेके आऊँगा। तो नया चैनल है, आप लोग टारगेट पूरा करिए 1000 सब्सक्राइबर का। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए। जितना से जितना शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। पहले इसका MCQ लाऊंगा, उसके बाद फिर अगले किसी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।